नमस्कार मित्रों, अपन पढ़ रहे थे चौहान वंश और चौहान वंश में अपन ने अर्णोराज तक सोमेश्वर तक क्लियर कर लिया था। सोमेश्वर का शासन 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक चला। ये गुजरात शासक भीमदेव सेकंड से लड़ते हुए शहीद हो गए थे सन 1177 ईस्वी में। इसके बाद में इनके पुत्र राजा बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक। सन 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक आप सबको पता है, आप सब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में सब नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं तो अब सुन लो। पृथ्वीराज तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट थे और दिल्ली तक इन्होंने राज किया और ये 1192 ईस्वी में गोरी से हार गए थे। गोरी से हार गए थे। अब इतना बड़ा शासक कैसे हार सकता है? तो अपन कारण जानेंगे कि वे कैसे हारे। इनके दो कारण हैं। पहला कारण है कि अपने सारे पड़ोसी राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली थी इन्होंने। पड़ोसी राजाओं से दुश्मनी मोल ले ली थी और साथ में अपने भाइयों से भी ले ली थी, मतलब कजिन भाइयों से, चाचा से, चचेरे भाइयों से वगैरह इन्होंने दुश्मनी मोल ले ली थी। दूसरा कारण है हार का। गोरी ने इनके साथ में धोखा कर दिया था। अगर ये पृथ्वीराज तृतीय इनसे अगर दुश्मनी नहीं लेते, तो अगर गोरी इनके साथ में धोखा करता तो भी ये गोरी से पराजित नहीं होते, क्योंकि गोरी ने धोखे से इनकी सेना को हरा दिया था और इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी में इन पड़ोसी राजाओं ने इनकी सहायता बिल्कुल नहीं की। अगर उस समय ये सहायता कर देते थे, पृथ्वीराज तृतीय नहीं हारते, जीत जाते। तो इन्होंने, पृथ्वीराज तृतीय ने कैसे दुश्मनी मोल ली, क्या हुआ अपन देखते हैं।
देखिए ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर अजमेर है। शासक पृथ्वीराज तृतीय। अब देखो 1177 ईस्वी में जब सोमेश्वर शहीद हो गए थे तब इनकी उम्र मात्र 11 साल थी। 11 साल थी। पिता इनके सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, जन्म सन 1167 ईस्वी। अनहिल, पाटन, गुजरात। अब देखो सोमेश्वर शहीद हो जाते हैं, मात्र 11 साल की उम्र में ये राजा बनते हैं। 11 साल के जब राजा बने तब इनको खुद के निर्णय लेने में सक्षम ये नहीं थे। इस कारण एक वर्ष तक शासन कर्पूरी देवी ने चलाया। कर्पूरी देवी ने चलाया संरक्षिका के रूप में। कर्पूरी देवी ने कदमदास या कैमास को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सेनापति भुवनमल। कदमदास दक्षिणी पूर्वी पंजाब के जागीरदार थे और दाहिमा राजपूत थे। ये दोनों ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया। कहते हैं कि जैसे भगवान श्री राम के लिए जैसे हनुमान जी ने काम किया था, वैसा ही इन दोनों ने पृथ्वीराज तृतीय के लिए काम किया। अब देखो 1 साल के बाद पृथ्वीराज तृतीय स्वयं निर्णय लेने लग गए। इनको लगा कि पृथ्वीराज तृतीय को लगा कि मैं निर्णय ले रहा हूं और कदमदास इसमें
कुछ परेशान कर रहे हैं। ये बड़े बुजुर्ग इनसे काफ़ी बड़े थे, तो इन्होंने कई जगह इनको रोक दिया। पृथ्वीराज तृतीय को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने इनकी हत्या करवा दी। इनकी जगह प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। पहला जो इनका पहली दुश्मनी है वो इनके परिवार से इन्होंने ले ली, कदमदास के परिवार से। अब देखो, ये पहली दुश्मनी हो गई। अजमेर और शासक पृथ्वीराज तृतीय। यहां पड़ता है दिल्ली। दिल्ली में उस समय राजा था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर इसके पुत्र था नहीं। अनंगपाल तोमर के दो पुत्रियां थी, कर्पूरी देवी और दूसरी कमला देवी, या दूसरा नाम है कमला देवी का रूप सुंदरी। इनका पति है सोमेश्वर, जो अजमेर का शासक था। सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, जो अजमेर का शासक बना। इनका पति है वो श्रीसंत। श्रीसंत का पुत्र है वो जयसंत। जो कन्नौज का शासक था, जयसंत गहड़वाल, जो कन्नौज का शासक था। अब अनंगपाल तोमर के कोई लड़का तो था नहीं, इस कारण पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब बड़ी ये थी, छोटी कर्पूरी देवी थी। तो हकीकत में इसका बनता है, क्योंकि बड़ी बेटी का लड़का जयसंत गढ़वाल था। इनके बीच इसको उत्तराधिकारी पृथ्वीराज तृतीय को घोषित करते, इनके बीच में थोड़ा मनमुटाव हो गया। बाकी कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, मनमुटाव हो गया। जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया, इसने उपाधि धारण कर ली विश्व विजेता दल पंगुल
राय पिथौरा, मित्रों ये उपाधियां याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। ये उपाधियां पृथ्वीराज तृतीय ने धारण कर ली। अब देखो 11 वर्ष का बच्चा अगर इतना आगे बढ़ जाता है तो काफ़ी लोगों को, आसपास के लोगों को या भाई पे को, किसी को भी जलन होती है। ये सार्वभौमिक है। कोई भी आजकल नौकरी लग जाए तो भी, किसी का लड़का नौकरी लग जाता है तो भाई कह देता है कि भाई उसका लड़का नौकरी लग गया, तू नौकरी नहीं लगा अभी तक, तू ऐसे ही बैठा है। तो ऐसा होता है। पृथ्वीराज तृतीय का ससेरा भाई था नागार्जुन। नागार्जुन ने कहा तूने दिल्ली पे भी तेरा राज है, अजमेर पर भी तेरा राज है, तू ऐसा कर मेरे को भी कुछ जागीरदारी दे दे। इसने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। पृथ्वीराज तृतीय ने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी, कोई जागीरदारी नहीं मिलेगी, सामान्य नागरिक की तरह जीना पड़ेगा। इसने कुछ सैनिकों के साथ में, यहां एक जगह पड़ती है गुड़गांव, हरियाणा, गुड़गांव हरियाणा, यहां पे इसने कब्जा कर लिया नागार्जुन ने कुछ सैनिकों के साथ में। पृथ्वीराज यहां से चला और युद्ध में नागार्जुन की हत्या कर दी। नागार्जुन की हत्या कर दी और इसके परिवार को बंदी बना लिया गया और अजमेर लाया गया। विद्रोही सैनिकों को भी अजमेर लाया गया और यहाँ लाके सारों के सिर धड़ से अलग करके अजमेर किले पे टांग दिए, वरना कोई भविष्य में आगे ऐसा कोई विद्रोह नहीं करे। तो यहाँ पर एक और दुश्मनी ले ली भाइयों से। ये दुश्मनी दूसरी हो गई। या नॉर्मल मनमुटाव ही था। अब आगे देखिए, और ये भाई साहब कहाँ पे दुश्मनी लेते हैं। यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी के किनारे एक कोई समाज का कोई ग्रुप रहता था, जिस ग्रुप को भंडानक कहा जाता था। भंडानक, इनका क्या काम था कि कोई भी खेत की जैसे सीमा होती है ना, आपने
तो कोई किसी की आदत होती है कि कोई नहीं देख रहा है तो उस सीमा को थोड़ा सा उधर की ओर खिसका दे। तो ये लोग ऐसे ही करते थे, कोई नहीं देख रहा है तो धीरे धीरे यहां आ गए। यहां आ गए, यहां आ गए, फिर ये लोग यहां आ गए, इसके बाद में यहां आ गए। यहां पड़ता है हिसार, हरियाणा। हरियाणा के बाद में ये लोग मथुरा आ गए, ये लोग अलवर आ गए, अलवर तक, अलवर के बाद में भरतपुर तक आ गए। इसको पता चला कि भाई बंडानक सतलज से लेकर भरतपुर तक आ गए। ये यहां से सेना लेकर रवाना हुआ, यहां से सफाई करते हुए इसने सफाई मतलब इनको काटने का अभियान छेड़ दिया। यहां तक इन्होंने सतलज नदी के किनारे तक नहीं छोड़ा, बिल्कुल सफाई कर दी, भंडारकों का बिल्कुल दमन कर दिया। ये तीसरा पॉइंट दुश्मनी का। अब आगे देखो, यहां पड़ता है दिल्ली, यहां एक क्षेत्र पड़ता है महोबा। महोबा, महोबा का शासक था परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल। यहां पड़ता है कन्नौज। कन्नौज का शासक है जयचंद गहरवाल। दिल्ली से अजमेर की तरफ पृथ्वीराज तृतीय के कुछ घायल सैनिक यहां से आ रहे थे। महोबा से जैसे ही गुजरे, इन सैनिकों की परमर्दी देव ने हत्या करवा दी। कोई रीजन नहीं, कोई मतलब नहीं, उड़ता तीर किसी को कहते हैं ना, वो इसने ले लिया परमर्दी देव ने। पृथ्वीराज को जैसे ही पता चला, ये यहां से रवाना हुआ। यह नारायणा क्षेत्र पड़ता है। यहां सेना लेके आ गया। युद्ध के लिए परमर्दी देव को बुलाया, कारण पूछा, कोई कारण नहीं। घायल सैनिकों की हत्या क्यों की? कोई वजह नहीं। इसने आक्रमण कर दिया। परमर्दी देव डरने लग गया। परमर्दी देव के दो सेनापति थे, आला व उदल।
इनका नाम था आला व उदल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। बहुत वीर थे। राजस्थान में जयमल पत्ता और जैता व कुंपा से इनकी तुलना की जाती है। बहुत वीर थे। इनके पिताजी का कोई घोड़ा दिया हुआ था इनको। परमर्दी देव ने कहा कि ये घोड़ा मेरे को दे दो। इन्होंने कहा भाई हमारे बाप की बापूती हम नहीं बेचेंगे, न किसी को देंगे, तो हमारे राज्य से निकल जाओ। तो ये दोनों आ गए कन्नौज, यहां पे आ गए। पृथ्वीराज तृतीय ने आक्रमण कर दिया। परमर्दी देव चंदेल ने चंदेश भेजा आला व उदल को। महोबा पे संकट आ गया है, आपको आना है। इन्होंने कहा भाई हमारे को कोई मतलब नहीं है आपसे, हम नहीं आएंगे। परमर्दी देव चंदेल भागा भागा, इनकी माँ के पास चला और रिक्वेस्ट की कि भाई आला व उदल को लेके आओ, नहीं तो हम हार जाएंगे। माँ ने इनके पास संदेश भेजा, कुछ भी हो वतन परस्ती सबसे पहले, वतन के लिए आपको आना ही पड़ेगा। माँ के कहने पर ये यहां पहुंचने से पहले इन्होंने परमर्दी देव को संदेश भेजा कि भाई हम जब तक आ रहे हैं तब तक आप पृथ्वीराज तृतीय को रोक के रखना, और हम आएंगे उस समय युद्ध शुरू करेंगे। यहाँ पर इन सैनिकों ने यहाँ पे संधि की वार्ता करने की बात कही और इनको पृथ्वीराज तृतीय को जब तक ये नहीं आए तब तक रोका। जैसे ही ये आए युद्ध शुरू हुआ। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। इस युद्ध का नाम है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध सन 1182 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज आला व उदल। आला व उदल। विजयी बराबर पृथ्वीराज तृतीय। आला व उदल इस युद्ध में शहीद हो गए दोनों ही। बड़े भयंकर तरीके से लड़े थे। एक कोई कवि था, इनको लड़ते हुए देखा था, जगनिंग करके कवि था। ये लड़ाई देखकर उसका दिल कांपने लग गया। इसने कहा वाह भाई, लड़ाके हो तो ऐसे। फिर इसने एक दोहा कहा था, 13 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष कुकर जिए, 14 वर्ष सियार, 14 वर्ष शियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार।
13 वर्ष कुत्ता जीता है, 14 वर्ष सियार जीता है और 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीता है। उसके बाद में क्षत्रिय कभी भी धर्म की रक्षा के लिए, वतन परस्ती के लिए शहीद हो सकता है। क्षत्रिय की उम्र 18 वर्ष तक की ही मानी गई। उसके बाद में कभी भी ये शहीद हो सकते धर्म रक्षार्थ, वतन के लिए। तो ये याद रखना, जगनिंग को और इस दोहे को, और आला व उदल को भी याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। यहां पर इन्होंने चौथी दुश्मनी मोल ली पृथ्वीराज तृतीय ने। अब आगे देखो, अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली महोबा और कन्नौज। जैसे ही परमर्दी देव चंदेल हारा, इसने कन्नौज के जयसंध गेड़वाल के साथ में संधि कर ली। जयसंध के साथ में संधि कर ली। पृथ्वीराज ने यहाँ पर काफ़ी क्षेत्र जीत लिया था और अधिकार हो गया था। अधिकार तो हो गया था परंतु इन्होंने दोनों ने संधि कर ली। इस कारण पृथ्वीराज तृतीय को यहाँ पे भारी सेना रखनी पड़ी, बड़ी संख्या के अंदर, और फायदे की बजाय यहाँ पर इनको आर्थिक नुकसान हुआ था। अब जयसंध से मनमुटाव था, बाकी किसी से नहीं था। जयसंध के एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता ये एक टाइप से भारत की दुर्दशाही थी। संयोगिता, कुछ इतिहासकार इसकी वजह से ही पृथ्वीराज तृतीय को हारने का कारण बताते हैं। संयोगिता एक बार दिल्ली गई, ननिहाल अनंगपाल तोमर के यहाँ, अनंगपाल तोमर के यहाँ। भाई साहब भी यहाँ पे आ गए। यहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ, दोनों में प्रेम हो गया। यह हादसा किसी दिन होना ही था, प्रेम हो गया। जयसंध को पता चला
संयोगिता को वापस बुला लिया। ये भाई साहब भी वापस आ गए वादा वगैरह करके। जयचंद ने शादी का मुहूर्त निकालने को पंडित जी को कहा। जयचंद नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज तृतीय के साथ में विवाह करूंगा। संयोगिता ने कहा शादी मंजूर है पर होगी समय पर। खूबसूरत, उस समय विश्व सुंदरी की तरह थी ये संयोगिता, बहुत बेहद खूबसूरत थी। इसने कहा शादी में मेरी मर्जी से करूंगी, शादी के लिए स्वयंवर होगा, शादी के लिए स्वयंवर होगा। स्वयंवर का आयोजन करवाया। बहुत राजा आए। यहां पर जहां सप्पल खोलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की यहां पर जयचंद ने मूर्ति लगा दी। पृथ्वीराज तृतीय ने कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। संयोगिता यहां से आई, यहां घूमी, यहां किसी को कोई पसंद नहीं किया, क्योंकि प्यार बड़ा अजीब व गरीब था, वादे हो चुके थे। सब राजा ऐसे गर्दन ऐसे कर रहे थे कि क्या पता वरमाला मेरे गले में आ जाए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। होना था वो ही हुआ। संयोगिता ने पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति पर माला पहना दी। ये हो गया स्वयंवर। जयचंद बेहद नाराज हुआ। इसने संयोगिता को कमरे में बंद कर दिया। राजा इधर उधर निकल गए सब। अब जाना ही पड़ेगा। पृथ्वीराज तृतीय को यह पता चला, इसने आक्रमण कर दिया कन्नौज के ऊपर और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ संयोगिता को लेकर वापस आ गए भाई साहब। ये हो गई पांचवी दुश्मनी। ये हो गई पांचवी दुश्मनी। जयचंद से दुश्मनी ले ली। यहां गुजरात पड़ता है। गुजरात शासक उस समय भीमदेव सेकंड था। इनके और इनके तो वैसे ही आपस में बनती नहीं थी, क्योंकि भीमदेव सेकंड ने ही इनके पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। परंतु यहां पड़ता है आबू। आबू का राजा था जैत सिंह। परमार शासक, परमार राजा था उस समय। आबू पर परमारों का शासन था। जैत सिंह की पुत्री थी इच्छिनी। इच्छिनी की सगाई किससे हुई थी? गुजरात शासक भीमदेव सेकंड से।
इस्सिनी की इच्छा क्या थी, यहां पर थी। चलो भाई साहब यहां से आए पृथ्वीराज जी, इच्छिनी को उठाकर अजमेर लेके चले गए। भीमदेव सेकंड ने सेना लेकर नागौर तक आ गया। नागौर का युद्ध होता है सन 1182 ईस्वी के अंदर। पृथ्वीराज तृतीय विजयी होता है, और कई लोग कहते हैं संधि भी होती है, क्योंकि यहां पर लड़ने के लिए पृथ्वीराज के सेनापति ही आए थे। यहां संधि बंदी होके बात खत्म हो गई थी। दुश्मनी तो पहले ही थी, पर यह छठा मामला हो गया दुश्मनी के नजरिए से। अब चारों तरफ से हरा दिया था सभी लोगों को, परंतु दुश्मनी तो हो ही गई। हरा तो दिया, लेकिन दुश्मनी हो ही गई सभी से। आगे होगा घोरी का आक्रमण, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार मित्रों।